हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो पेपर आपका ग्रुप डी का 1/12/2025 पहले शिफ्ट में हुआ है उसके मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन को क्लास के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ सके। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और अभी तक कई सेट ऑलरेडी आप देख चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा। इसके पहले हम लोग टाइम एंड वर्क देखे थे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस देखे थे। आप देखे होंगे कि टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए थे, अगर आप उसको अच्छे से किए होंगे तो फिर सेट प्रैक्टिस के दौरान जो है उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हूबहू दिखेगा, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। बहुत सारा तो डाटा के साथ आपको दिखेगा। तो जो भी सीरीज की क्लासेस हो रही हैं सभी को आप अच्छे से देखते रहिएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी वाला है। आपका टोटल जो 25 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना, उसमें से आपका जो है 15 क्वेश्चन के आसपास जो है 15, 16, 18 तक क्वेश्चन बहुत इजी वाले पूछे जाते हैं, जिसको देख करके आप आंसर बता सकते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपका हर सेट में कैलकुलेटिव रहता है ना, एक आध क्वेश्चन आपका थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है। इस तरीके से आपको जो है करना है। तो जो इजी वाला क्वेश्चन है वहां से आपको समय बचाना है और बाकी जो कैलकुलेटिव है वहां पे अपना समय दे देना है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, बोला एक सीधी दीवार के सहारे जमीन पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो फटाफट से आपका फिगर जब भी सिंगल एंगल दे, मतलब एक कोण वाला क्वेश्चन है, तो फिगर आपका ऐसा ही बनेगा। और सीढ़ी की बात की जाए तो यह आपका सीढ़ी हो जाएगा। हमेशा सीढ़ी आप ऐसे ही रखते हैं ना, यह आपका सीढ़ी हो गया। यह आपका क्या हो गया, यह दीवाल हो गया। और दीवाल से सीढ़ी की यह आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। जब भी एंगल दे तो समझ जाइए कि यहाँ वाला एंगल दिया है। बोला एक सीढ़ी दीवार के सारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ पे एंगल 60 डिग्री का होगा, यहीं पे आपका 60 डिग्री का। यह आपका फिक्स होता है 90 डिग्री। और अगर यह 60 है तो यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर यह 90 है तो यह दोनों मिला करके 90, यह 60 है तो यह आपका 30 हो जाएगा। आगे चलिए, अब क्वेश्चन में और क्या दिया है। बोला है कि यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर, देखिए यह सीढ़ी है तो सीढ़ी का निचला हिस्सा यह दीवार, इसके बीच का दूरी कितना है, 5 मीटर है। ठीक है। तो बोला है सीढ़ी की लंबाई, यानी हमें इसका वैल्यू बताना है। आपको एक चीज अच्छे से पता है कि जब भी हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा का माप जो भी होता है उसका दोगुना होता है 90 के सामने की भुजा का माप। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा का माप 5 है, तो 90 के सामने की भुजा का माप क्या हो जाएगा, 10। यानी आंसर इस क्वेश्चन का 10 होगा। जो हमें केवल क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर चुन लेना था और भी कुछ करने का जरूरत नहीं था। अगर हमसे पूछता यहाँ पे कि दीवार की ऊंचाई बताइए, तो क्या करते, 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने √3 गुना, यानी 5√3 हो जाता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। यह सवाल किसका है, औसत चाल का है। और औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। इससे हम लोग निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। ठीक है। घर से कार्यालय का दूरी कितना है, 3.5 किलोमीटर। सुबह में यह दूरी तय करता है 1.5 घंटे में। और शाम में घर लौटते समय उसी दूरी को, यानी 3.5 किलोमीटर गया है तो वापस भी 3.5 किलोमीटर आएगा। तो आप बता सकते हैं कि कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कुल दूरी 7 किलोमीटर हो जाएगा। 3.5 किलोमीटर गया है, फिर 3.5 किलोमीटर लौटा है। सुबह में 3.5 किलोमीटर गया है क्योंकि घर से ऑफिस गया है, कार्यालय गया है। फिर कार्यालय से लौटेगा तो वही 3.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यानी कुल दूरी कितना तय कर लिया, यह 7 किलोमीटर। अब देखिए, सुबह में यह दूरी तय किया 1.5 घंटे में, और शाम में घर लौटते समय इसी दूरी को तय किया है 30 मिनट अधिक। यानी सुबह में जो समय लगा है उससे 30 मिनट अधिक, यानी कि आधा घंटा अधिक। तो सुबह में 1.5 घंटा, तो शाम में 30 मिनट अधिक, यानी कि 2 घंटा। टोटल कितना समय लगा, सुबह में जाने वक्त 1.5 घंटा और आने वक्त 2 घंटा, तो 2 और 1.5 3.5 घंटा का समय लगा। टोटल इसको टाइम कितना लग गया, 3.5 घंटा का। दूरी कितना तय किया, 7 किलोमीटर। टोटल समय कितना लगा, 3.5 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प बी। ठीक है। केवल देख करके आप आंसर बता सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है, 3.5 किलोमीटर दूर कार्यालय तक पैदल गया है सुबह में 1.5 घंटे में। शाम में घर लौटते समय उसी दूरी को, यानी 3.5 का डबल 7 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। समय कितना लगा, 30 मिनट सुबह से ज्यादा, यानी कि आधा घंटा ज्यादा। तो सुबह में 1.5 घंटा लगा था, शाम में कितना लग गया, इसको 2 घंटा लग गया। यानी टोटल जो है आपका यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए।
यह क्वेश्चन भी अब तक आपको कई दफा दिख चुका होगा। किसी कुर्सी का अंकित मूल्य 7600, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत अंकित करता है और इस पर 4% का छूट। दो तरीका है, एक ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 25% कीमत पहले बढ़ा दिया तो प्लस का 25, और फिर क्या किया, फिर 4% का छूट दे दिया तो -4। यह ए का मान, यह बी का मान, तो ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस होगा। ए बी यानी ए का मान 25, बी का मान हो जाएगा 4, नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका 100 होगा। देखिए 100 से 100 कटेगा कितना बार में, एक बार में, 100 ही तो है। 25 में से 4 घटाइए 21, 21 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 20, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 20% का इसमें लाभ हो जाएगा, विकल्प डी। जब भी किसी वस्तु का कीमत पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मान प्लस में हो जाएगा, बी का मान माइनस में हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ चिन्ह माइनस होता है। ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100, इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्या बोला है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी जो भी क्रय मूल्य है उससे 25% पहले कीमत बढ़ा दिया और फिर उस पर 4% का छूट दे दिया। दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यह भी है। क्या बोला है, 25% अधिक कीमत अंकित किया, यानी कि 100 रुपया अगर वस्तु का कीमत है यानी क्रय मूल्य है तो उसका कीमत 125 कर लिया और 4% का छूट दे दिया, यानी इसके 96% में वस्तु को बेच दिया। इतना में वस्तु को बेच दिया होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। 100 के वस्तु का कीमत पहले 125 कर दिया, फिर 4% छोड़ दिया, यानी कि 96% में इसको बेच दिया। 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 से काटेंगे हो जाएगा आपका 24, 24 गुने 5 यानी कि 120 क्या हो गया, 120 आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। वस्तु हमारा 100 का था, 120 में बिक रहा है, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोनों में से जो अप्रोच आपको सही लगे उसका उपयोग करिए और आसानी से अपना आंसर यहाँ पे निकालिए। आगे चलिए, यहाँ देखिए, एक फल विक्रेता ने वस्तु पर 73% का छूट। देखिए लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे हर सेट में। 73% छूट का मतलब है 100 माइनस 73, तो 100 में से 73 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। देखिए 73 7 80 20 100 27, और फिर भी 56% का लाभ, 56% का लाभ होता है, यानी 100 प्लस 56 कितना हो जाएगा 156। और इससे आपका क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है क्रय मूल्य जिसको हम सीपी से दर्शाते हैं, और अंकित मूल्य जिसको हम लोग एमपी से दर्शाते हैं, मार्केट प्राइस, छपा मूल्य, सूची मूल्य, जो भी इसको बोल लीजिए। यही हो गया क्रय मूल्य और इसके अंकित मूल्य का अनुपात। जब भी सवाल में क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि इतना % डिस्काउंट देने के बाद भी इतने % का लाभ, तो जितना डिस्काउंट देगा 100 में से उसको घटा लीजिएगा, जितना लाभ होगा 100 में उसको जोड़ लीजिएगा। यही इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा। बेसिक ज़्यादा इसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। अनुपात में वैल्यू करता है तो काटिए, 3 से कटेगा 9 तिया 27, और अगर 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, 3 दूना 6, आंसर 9:52 हो गया। हमसे इस बार यह पूछा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और सूची मूल्य बोले, अंकित मूल्य बोले, एक ही बात है। अच्छा, सवाल में यह पूछ दिया होता कि सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, तो 52 पहले लिख देते, 9 बाद में लिखते। सवाल कई बार ऐसे भी पूछता है कि अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा है, यह वैल्यू इससे कितना % ज्यादा है, तो हम देख के कह सकते हैं कि ज्यादा कितना है, 43 ज्यादा है। कितना से, 9 से, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से, परसेंटेज लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोलेगा, अंकित मूल्य दे देगा, क्रय मूल्य पूछेगा, यानी अनुपात 52 का मान देकर के 9 का मान पूछे, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछता है उससे गुणा करते हैं। तो कई तरीके से यह सवाल आपका पूछा जाता है। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट में आइए। यहाँ देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ए और बी को समय क्या लगता है, 4 दिन। ठीक है, आगे चलिए, और बी को अकेले समय कितना लगता है, 20 दिन। अब इस दोनों का अंतर नीचे में लिखिए, यही इस बात को दर्शाएगा कि ए अकेले कितने दिनों में इस काम को कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, ए बी बट्टा ए माइनस बी। जब भी क्वेश्चन में ऐसे रहे कि दो व्यक्ति मिलकर इतने दिनों में, और दोनों में से एक व्यक्ति को इतना समय लगता है, दोनों को इतना, एक को इतना, दोनों को इतना, एक को इतना, तो आपको लिखना है ए बी बट्टा ए माइनस बी। तो ए और बी को 4 दिन, बी को अकेले 20 दिन, तो एक को अकेले कितना, 4 20 का अंतर, तो भाग कर लीजिए। अब ए अकेले पूरा काम इतने दिनों में करेगा, बोला है ए इस काम का 2 गुना कितने दिन में, तो पूरा काम में इतना दिन, 2 गुना काम लेना है तो 2 गुना समय। बस यही चीज आपको बस अलग से कर देना था। 20 चौके 80, तो 16 से काटेंगे, यहाँ पे 80 था, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो 5 दूना 10 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट से विकल्प ए चुनिए, आंसर आप इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, PYQ हम आपको करा रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ध्यान रखिएगा। हमने आपसे कहा है कि 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले होंगे, बहुत इजी वाले, लेकिन वह अभी तब जब आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइएगा तो।
आगे चलिए, एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो, सभी सवाल आप सही सही बना सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके जाना आपके लिए जरूरी है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन का स्पीड यहाँ पे दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी। तो यह ट्रेन का लंबाई है, यह प्लेटफॉर्म का लंबाई है, दोनों को जोड़िए तो 1400 प्लस 1300 2700, और 39 में 31 जोड़िए, 39 में 1 जोड़िए 40 और 30 जोड़िए 70, यानी 2770 मीटर। यह हो गया आपका किसका लंबाई, यह हो गया आपका ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि ट्रेन पुल को पार करती है, तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। जब भी आपसे बोला जाए कि पार करना है, तो आपको यह सोचना है कि कितनी दूरी तय करनी होगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए बोले या पुल को पार करने के लिए बोले जिसका अपने आप में कुछ लंबाई होता है, तो उसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। लेकिन अगर ट्रेन को जो है किसी व्यक्ति को पार करना हो, जिसकी लंबाई हम लोग 0 मानते हैं, न के बराबर मानते हैं, पेड़ को पार करना है, खंबे को पार करना है, इसका मतलब ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ ट्रेन को जो है 2770 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। अब इतनी दूरी तय करना है, ट्रेन का स्पीड क्या है 36, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए यहाँ काम गड़बड़ हो गया, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ जो दूरी है वो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। यह बात आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यह चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस का आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई वैल्यू देता है तो उसमें 5/18 से गुना करते हैं तो वह मीटर प्रति सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और मीटर प्रति सेकेंड क्यों, क्योंकि अगर यहाँ यूनिट मीटर में है तो यहाँ भी हमें चाहिए मीटर प्रति सेकेंड, तभी तो मीटर से मीटर कटेगा। तो यूनिट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके समझ में होनी चाहिए। और हमने आपको टाइम एंड डिस्टेंस जस्ट पढ़ाया है, उसके थ्योरी को भी जस्ट कराया है, जहाँ पे हम आपको बताए होंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा वाला 18 के गुणज में तो मीटर वाला 5 के गुणज में। देखिए 18 का 2 गुना 36 यानी 5 का 2 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यह हो गया आपका प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ट्रेन का यह चाल है। अब यहाँ से देख के कोई भी आंसर बता सकता है कि 0 से 0 कटा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 277। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो सिर्फ इस डाटा को देख करके आप बता पाओगे कि आंसर क्या होगा। आगे चलिए, अब तक कितना दफा यह क्वेश्चन आपको हम बता चुके होंगे। आइए फिर से देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% कम है यानी कि आधा है। किसका, वॉशिंग मशीन का कीमत जो है वह आपका टीवी के कीमत से 50% कम है, यानी कि अगर इसका कीमत 2 है तो इसका कीमत 1 है। अरे हम इसका कीमत 100 लेंगे और 50% कम है तो 100 में से 50 कम करिए 50 होगा। अनुपात में वैल्यू कटेगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यही तो वैल्यू आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए 2, 2 और 1। वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी के, वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी के कीमत से 50% कम है, यानी अगर यह 2 है तो इससे आपका क्या होगा, आधा यानी कि 1। अब आगे देखिए, बोला है वॉशिंग मशीन का कीमत जो है 83% बढ़ जाता है, टीवी का कीमत जो है वो 38% घट जाता है। तो हमें बताना है 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी। तो आपके पास यह जो है एक वॉशिंग मशीन का कीमत है, 8 का कीमत चाहिए तो 8 से गुना कर लीजिए। यह आपका एक टीवी का कीमत है, 4 टीवी का कीमत चाहिए तो 4 से गुना कर लीजिए। अब जितना पे प्रभाव आपको निकालना है, जितने वस्तु पे उतना का कीमत तो निकालना पड़ेगा। तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी का कीमत यही हो जाएगा। देखिए यह दोनों वैल्यू कट रहा है क्या, आप बोलोगी सर 8 से कट जाएगा, 8 है कम 8, और यहाँ भी आपका 2 चौके 8 है, 8 से कट जाएगा, 8 है कम 8, यानी एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी का कीमत, सॉरी 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी के कीमत में 1:1 का अनुपात हो गया। अब इसी में बोला है कि वॉशिंग मशीन का कीमत 83% बढ़ गया। तो देखिए 1 का कीमत 83% बढ़ेगा तो 1 गुना 83 हो जाएगा प्लस में, और टीवी का कीमत 38% घट गया तो 1 गुना 38 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 38। यह घट रहा है तो माइनस, यह बढ़ रहा है तो प्लस, और टोटल आपको निकालना है यानी कितना पे, 2 पे, तो 2 से भाग कर लीजिए। 83 में से 38 घटाइएगा क्या हो जाएगा, 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और यह आपका 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना 4, 45/2 यानी कि 22.5 आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए। विकल्प ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 7। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। सवाल नंबर नेक्स्ट को देखिए। पार्टनरशिप से देखिए, दो दो सवाल आपका हर शिफ्ट में पूछा है, समझिएगा। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 का निवेश किया। यह निवेश जो है दोनों का इकट्ठा निवेश है, दोनों मिलकर के 34,100 निवेश किया है। ठीक है, देखिए अच्छे से। 34,100 निवेश किसका है? दोनों का है। वर्ष के अंत में 5400 रुपए का लाभ हुआ। कितना का? 5400 का। इस लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700। आप बताइए कि 5400 के लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700 है, यानी हिमानी का हिस्सा 2700 होगा। 5400 में से 2700 अगर इसको लाभ मिला तो बाकी लाभ तो हिमानी का होगा। तो पुष्पराज का निवेश बताइए। तो देखिए, लाभ में इसको आधा मिल रहा है, यानी निवेश को भी आधा कर दीजिए। तो 34,100 का आधा 17,050 हो जाएगा। तो 17,050 विकल्प 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब देख लो इसमें क्या हो रहा है। लाभ अगर आधा इसको मिल रहा है, पुष्पराज का हिस्सा 5400 के लाभ में 2700 है, यानी कि आधा लाभ मिल रहा है। इसका मतलब इसका पूंजी भी क्या होगा? आधा होगा। पूंजी आधा कर लीजिए। 34,100 का आधा 17,000 कितना? 17,050 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। तीन संख्याएं 17, 12, 6 के अनुपात में है। ठीक है भाई, संख्याओं का योगफल 1820 है, तो मध्य संख्या बताइए। तो मध्य संख्या जो होगा वह 12 का मल्टीपल होगा, होगा ना जी। बीच वाला संख्या जो होगा, अगर इस अनुपात में है तो बीच वाला संख्या 12 के मल्टीपल में होगा, यानी 12 से कटने वाली संख्या। 12 से वही संख्या कटेगा जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे। यह 4 से नहीं कटेगा, यह भी आपका 4 से नहीं कटेगा, यह भी आपका 4 से नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी करने का जरूरत यहाँ पे नहीं था। तीन संख्या 17, 12, 6 के अनुपात में है। इसका मतलब जो है, पहला संख्या 17 का मल्टीपल होगा, 17 के गुना में जाएगा। दूसरा संख्या 12 के, तीसरा संख्या 6 के गुना में। इसका योगफल दे रखा है, बोला मध्य संख्या बताइए। मध्य संख्या 12 का मल्टीपल होगा। एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। अगर सोल्व करना होता तो हम कैसे सोल्व करते? वही 1820 जो है वो तीनों संख्याओं का योग है, अनुपात में बताइए। 17, 12, 29 और 6 35, यानी यह अनुपात 35 का मान है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीच की संख्या, यानी कि 12 का मान 12 से गुणा करते। यह तरीका आपका होता अगर बेसिक से सोल्व करते तो। हालांकि जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगा वहां सोल्व करेंगे बेसिक से, जहां जरूरत नहीं होगा वहां पे बिल्कुल भी आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन में देखिए, पावर एक्स वाई के फॉर्म में रहे ना, तो आप ऐसा करो ना, जो पावर है एक्स के जगह आप 0 ले लो। कितना ले लीजिए? 0। और क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल लीजिए। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625 होता है। तो आप अगर x के जगह 0 लेते हैं तो यह पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो 5 का पावर 4 कितना हो गया? 625। ठीक है, चलिए आगे। प्लस है तो प्लस, x का मान 0, तो यहाँ क्या हो गया आपका? 0 + 1 1, 125 का पावर 1 कितना हो जाएगा आपका? यह रह जाएगा आपका 125। नीचे देख लीजिए, 0 लेना है x के जगह, तो 0 + 1 1, 125 का पावर 1 क्या हो जाएगा? ये आपका 125। माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए, x के जगह 0, तो यह पूरा पार्ट 0, 0 + 2 2, 5 का पावर 2, यानी कि यह हो जाएगा आपका 25। 125 में 125 जोड़ेंगे, ऊपर में वैल्यू आपका कितना हो गया? 750, और नीचे में 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। काटे इस क्वेश्चन को, 0 से 0, 75 में 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी 7.5। आंसर आपका विकल्प बी हो गया। 7.5 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 11। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल आपका 16,383 दे रखा है। क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली विषम संख्या, यानी अगर एक विषम संख्या हम यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक विषम संख्या अगर 3 लेते हैं तो अगला 5 हो जाएगा। अगर हम एक 5 लेते हैं तो अगला 7 हो जाएगा। अगर हम 7 लेते हैं तो अगला 9 हो जाएगा। अगर हम 11 लेते हैं तो अगला 13 हो जाएगा। यह हो गया दो क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपका निकलेगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना बोला है, छोटी संख्या कौन सी है? तो अगर छोटी संख्या 127 लेते हैं तो बड़ी संख्या 129 हो जाएगा। आप बोलिए कि हो जाएगा। देखिए, तो 7 नमा 63, लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम छोटी संख्या 125 लेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 127, और इन दोनों को गुणा करिएगा तो इकाई अंक 5, क्योंकि 5 में जब भी विषम संख्या, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है
उसमें किसी विषम संख्या से गुना करिएगा तो इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक क्या आना चाहिए? इन दोनों का गुणनफल 16,383 तो नहीं आएगा, तो ये हमारा छोटा संख्या नहीं हो सकता है। अगर छोटा संख्या 123 लेंगे तो बड़ा संख्या 125 हो जाएगा। क्या इस दोनों का गुणनफल जो है वह आपका इतना होगा? इकाई अंक देखिए ना, इन दोनों को गुना करने पर इकाई अंक 3 आएगा? नहीं आएगा। अगर छोटा संख्या 129 लेते हैं तो बड़ा संख्या हमारा 131 हो जाएगा। क्या इस दोनों का गुणनफल का इकाई अंक जो है वह 3 आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। एक तो तरीका यह हो गया डायरेक्ट। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे दो क्रमागत विषम संख्या हम लिए 3 और 5, तो 3 पंचे कितना हो रहा है? 15। अब ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इसमें एक जोड़ना है। क्या करना है? एक जोड़ना है और इसका वर्गमूल करना है। तो एक जोड़िएगा तो 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। और जो भी वर्गमूल निकला उससे एक कम कर लीजिए, क्योंकि एक जोड़े थे, अभी तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो एक जोड़िएगा तभी वर्गमूल निकलेगा। इस तरह का जो भी संख्या आएगा ना, उसमें एक जोड़ने के बाद ही उसका वर्गमूल निकलेगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो एक जोड़ने पे वर्गमूल निकला, और चूंकि एक जोड़े थे तो एक अब घटा लीजिए, तो 4 में से एक घटा लीजिए, 3, यानी छोटी संख्या 3 हो जाएगा। आइए इस पे ट्राई करते हैं। 7 पंचे 35, एक जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल 6, अब एक घटा लीजिए, क्या होगा? छोटी संख्या 5। 9 सत्ते 63, एक जोड़ेंगे तभी वर्गमूल निकलेगा, तो 64, 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8, एक जोड़ के वर्गमूल निकाले थे, घटा लीजिए, 7 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 16,383 है। 16,000 क्या है? 383 है। एक जोड़ लेंगे तो 16,384 हो जाएगा, और जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 128 आपका आ जाएगा। 128 आएगा, यानी कि छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 127 हो जाएगा। अब बोलोगे कि हो जाएगा। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? पीछे से 2 अंक छाटेंगे, क्या बचा? 163। इसके बारे में सोचना है, किसका वर्ग करे कि 163 या उससे कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। 12 का 144, 13 का 169, 13 का सूट नहीं किया, 12 का तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 है, तो 4 है तो इकाई स्थान पर या तो 2 होगा या 8 होगा। तो 2 वाला तो है नहीं, क्योंकि 2 लेंगे तब तो 121 आंसर, 121 है नहीं, तो 8 ही होगा, तो 128। इस तरीके से हम वर्गमूल करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, यह चीज भी आप समझ सकते हैं। आगे बोला इसका समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत, और औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। आंसर के अगर इकाई अंक अलग अलग हो तो केवल इकाई अंक से हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ बताइए कि आंकड़ों का योग कैसे निकालिएगा? तो आंकड़ों का योग निकालने के लिए केवल आप इकाई अंक को जोड़िए। तो देखिए 2 और 7 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20, इसका इकाई अंक 0 छोड़ दीजिए। फिर देखिए 3, 3 और 4 7, 7 3 10, इकाई अंक 0 आ गया, छोड़ दीजिए, क्या है? 9। यानी आंकड़ों के योग का इकाई अंक 9 आया। सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ इकाई अंकों को जोड़ते हैं। देखिए 2 7 9, 9 7 16, 6, 6 2 8, 8 2 10, 0 आ गया इकाई अंक। अब 3 है तो 3 4 7 3 10, इकाई अंक फिर से 0 आ गया, छोड़ दीजिए, क्या आया? 9। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या 3 3 6 3 9, कितना है? 3 3 6 और 3 9, 9 संख्या। ऊपर में आंकड़ों का योग, नीचे में आंकड़ों की संख्या। अब यह तो आपका फिक्स है डाटा कि 9 ही होगा। यह तो इकाई अंक है, मतलब इसके दहाई में, सैकड़ा में कुछ अंक हो सकता है। तो हमें सिर्फ यह सोचना है कि 9 में हम कितना से गुना करें कि 9 ही आए। तो आप बोलोगे 1 से, यानी हमारा आंसर वह होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा। हमें क्या करना है? 9 में कितना से गुना करना है कि 9 ही आए। ठीक है, तो हमारा आंसर वह होगा जिसका इकाई अंक आपका यहाँ पे 9 में कितना से गुना करने पे 9 आएगा? 1 से। तो हमारा आंसर वह होगा जिसका इकाई अंक 1। बाकी बेसिक तरीका इसका क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ करके 9 से भाग कर लीजिए। सभी जो भी संख्या है सबको जोड़िए, 9 से भाग करिए, आपका समानांतर माध्य निकल जाएगा, यानी औसत निकल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है इसमें मिस्टेक है सब में। यहाँ देखिए सब स्क्वायर है, यह सब क्या है आपका? सब स्क्वायर है, जो नीचे लिख दिया है यह सब आपका जो है यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। अब आइए, यह क्या है आपका? 2x स्क्वायर, यह क्या है आपका? x स्क्वायर, यह क्या है आपका? 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका 2x स्क्वायर है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर हम इसको सरल करेंगे तो क्या मान आएगा? तो एक तो तरीका यह है कि डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा हुआ है तो इधर वाला सबका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए अभी हम छोड़ देते हैं, माइनस लगा देते हैं और कैलकुलेशन इधर हम कर लेते हैं। इन दोनों का गुना करिए तो किसी एक को उठाइए, बाकी सब में गुना, तो 3x से x में गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 3x से 5 में गुना करिएगा तो 5 3 15x हो जाएगा, होगा। हम क्या किए? इसको उठाए, पहले इसमें गुना फिर इसमें गुना, 3x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 3x गुना 5 15x हो जाएगा। माइनस से गुना करना है तो अब इसको उठाइए, इससे दोनों में गुना, तो -2 से x में गुना तो -2x हो जाएगा।
और इसके अलावा -2 से 5 में गुना तो -10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाला सबका चिन्ह बदलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलिए, 15x में से 2x घटाइएगा तो 13x, 13x प्लस में, यहाँ माइनस में, तो माइनस का 13x हो जाएगा। -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाइएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में, माइनस का 13x प्लस 10, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। -2x स्क्वायर -13x प्लस 10, -2x स्क्वायर -13x प्लस 10, आंसर क्या हो गया? विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा तरीका यह है कि इसमें x का मान जो है स्मॉलेस्ट आप ले लीजिए, 1 पुट कर लीजिए। x का मान अगर 1 पुट करते हैं तो यह क्या वैल्यू दे देगा? देखिए यहाँ पे x का मान अगर 1 पुट कर रहे हैं तो केवल नंबर का कैलकुलेशन करिए। ठीक है, केवल नंबर का। यहाँ पे देखिए, यह आपका हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, x का मान 1 है ना, तो 3 ही रह जाएगा। 3 - 2 1, और 5 और 1 6, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 -6, और यह 1 है तो 1 में से 6 घटाएंगे -5, -5 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। -2 -11 -13, -13 में 10 जोड़ेंगे -3 आ जाएगा। -1 -13 -14, 10 जोड़ेंगे +4 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 2, 2 में से 13 घटाएंगे -11, -11 में 10 जोड़ेंगे -1, नहीं होगा तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 1 पुट करिए, और x का वैल्यू 1 पुट करने पर जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू आपका आता है -5। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है -5 वैल्यू दे रहा है, जब हम x का मान क्या पुट कर रहे हैं? 1। आगे चलिए, यहां देखिए, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक समान है और x का मान <6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, हमें माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। माध्य और बहुलक दोनों निकालना सीखते हैं। यहाँ पे माध्य निकालना तो बहुत आसान है। ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है ना, सबसे पहले इसको समझिए। 15 से 25 दिया है, तो 15 से 25 के बीच में क्या आता है? 20 आता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इन दोनों के बदले एक संख्या ले लेते हैं जो इन दोनों के बीच का होता है। यह आपका क्या है? वर्ग अंतराल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, कितनी बार आया है। तो 15 से 20, 15 से 25 अंतराल वाला का संख्या 6 है, ऐसे। ठीक है, हम बीच का ले लिए नंबर। 25 से 35 के बीच का नंबर क्या होगा? 30। आप चाहे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए। 35 से 45 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा आपका? 40। वैसे भी देख लीजिए, यह 20 है तो यह 30 है, यह आपका 40 है। अब समझिएगा, यहाँ पे अभी हम माध्य निकाल रहे हैं। 20, यहाँ पे देखिए 20 अंतराल वाला का संख्या 6 है, यानी 20 छके 120 हो जाएगा टोटल। 30 वाला का संख्या 10 है तो 30 गुना 10 300 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 40 वाला फ्रीक्वेंसी का संख्या, वर्ग अंतराल का संख्या x है, तो 40 x हो जाएगा। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़िए, तो 120 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 420। 420 प्लस 40x, 420, और प्लस क्या होगा? प्लस आपका यहाँ पे 40x हो जाएगा। आंकड़ों का योग और बट्टा आंकड़ों की संख्या कितना? आंकड़ों का संख्या देखिए 6 और 10 16 प्लस x, यानी 16 प्लस x, यह हो गया आपका आंकड़ों का संख्या। यह क्या निकल गया? यह निकल गया माध्य। कैसे निकाले? देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए। अब इनको जोड़ लीजिए, यह हो गया आंकड़ों का योग और आंकड़ों का संख्या, जितना फ्रीक्वेंसी है 6 और 10 16 और प्लस x। ठीक है, तो माध्य निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए क्या देखते हैं हम लोग? ध्यान से समझिएगा कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलोगे सर यही है। ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, तो आप इसको घेरिए इस तरीके से। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी यही वाला है ना। चलिए, तो इसको हम घेर लेते हैं। आप बोलोगे सर x भी तो बड़ा हो सकता है 10 से। यहाँ देखिए x का मान लेस देन क्या बोला है? 6 बोला है, इसी वजह से, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है। तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना, यही आपका कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग बोलते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास यह कहलाता है। यह क्या कहलाता है? मॉडल क्लास। इसमें से एक ही चीज लेना होता है। इन दोनों में से देख लीजिए, 25 और 35 में से छोटा वैल्यू कौन है? 25, तो यह हमारा हो जाता है एल का मान, यानी कि लोअर लिमिट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम निकालने चले हैं बहुलक, ठीक है, बहुलक अगर निकालने चले हैं, मोड निकालने चले हैं, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसके सामने वाला जो क्लास होता है, यह कहलाता है मॉडल क्लास, और इसका जो छोटा वाला वैल्यू होता है वह कहलाता है लोअर लिमिट, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। 25 और 35 में एल का मान क्या हो गया? 25।
अब इसको हम लोग दर्शा देते हैं F1, इसको हम लोग दर्शा देते हैं किससे, F1 से। और इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम दर्शा देते हैं F0 से। देखिए 1 यह है तो इसके पहले वाला F0, और इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी को हम दर्शा देते हैं F2 से। ठीक है, आप F1 समझ गए, F0 समझ गए, F2 समझ गए। क्लियर। अब बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देख लीजिए, हम उधर लिखेंगे, यहाँ आप समझ लीजिए। बहुलक बराबर होता है आपका, सबसे पहले लिखते हैं लोअर लिमिट, और प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग F1 माइनस F0। F1 में से क्या करते हैं, F0 घटाते हैं, फिर लिखते हैं हम 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इंटू इसमें लिखते हैं हम लोग H मतलब यहाँ पे हम लोग H का मतलब होता है हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ क्लास यानी क्लास इंटरवल। अब आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, L। तो L क्या है हमारा 25, लोअर लिमिट, तो L हो गया हमारा 25। आगे प्लस, अब हम लिखेंगे F1 माइनस F0। तो F1 10 है, F0 6 है, 10 में से 6 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 4। नीचे में देखिए, नीचे में लिखते हैं 2F1। तो F1 10 है तो 2F1 क्या हो जाएगा आपका, 2F1 यहाँ पे 20 हो जाएगा। माइनस F0, F0 क्या है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6, और माइनस F2 हमारा क्या है, F2 हमारा x है तो x लिखेंगे, और इनटू यहाँ पे h, तो h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू इंटरवल कितना का चल रहा है 10 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। यह आपका क्या निकला, यह आपका निकला बहुलक, और यह क्या है आपका, यह है आपका माध्य, और बोला है यह दोनों क्या है, यह दोनों बराबर है। यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए अब इस कैलकुलेशन से हम x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो x का मान हम लोग ऑप्शन से सोचते हैं, तो x के जगह यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन ए में 4 है, 4 रख के देखिए। तो अगर 4 रखते हैं तो क्या वैल्यू दे देगा, x के जगह 4, तो 20 में से -6 -4 -10, तो 20 में से 10 घटाइएगा 10, 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा 4, 25 और 4 29, इधर वैल्यू आपका 29 आ गया राइट साइड में। इधर कितना होगा, लेफ्ट में देख लीजिए। अगर x के जगह 4 रखते हैं तो 420 गुना, यहाँ पे आपका 420 गुना 4 चौके 16 160, तो 420 में अगर आप जोड़ लेते हैं कितना, आप जोड़ लेते हैं 40 गुना कितना 4, x के जगह 4 रखना है, और x के जगह 4 तो यह 20 हो जाएगा, 20 से कट रहा है तो काटिए, 20 दूना 40, और 20 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 21, 8 और 21 29, इधर भी मान क्या आ गया 29, इधर भी मान क्या है 29। LHS बराबर RHS कब हो गया, जब x के जगह हम रखे 4, तो विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इतना आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है उसका माध्य और बहुलक बराबर है, तो हम माध्य भी निकाले बहुलक भी निकाले। यह बहुलक निकालने का तरीका, यह माध्य निकालने का तरीका, हम दोनों को बराबर कर दिए। अब x का मान हमें सोचना है कि क्या होगा, इसको सोल्व करके भी सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है ऑप्शन से भी इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 28 23 35 के अनुपात में है तथा जिसका परिमाप 516 है। देखिए परिमाप 516 है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 516 का आधा। 516 का आधा कितना होता है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 258, और रूट के भीतर आपका एस भी आता है, तो एस के रूट के भीतर 258 जिस ऑप्शन में होगा हमारा आंसर उस ऑप्शन के होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जब तीनों भुजा पता होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एक तो एस तो मिलेगा रूट के भीतर, तो 258 तो रूट के भीतर एक मिलेगा ही हमें, इसके अलावा भी कुछ मिल सकता है। अब 258 वाला एकमात्र ऑप्शन है तो हमारा आंसर होने का चांसेस जो है सबसे ज़्यादा इसी का है, तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा, देखिए 28, इसके अलावा क्या है आपका यहाँ पे 23 और 35। अगर हम आपसे पूछे कि भाई परिमाप बता दो, किसी त्रिभुज का तीनों भुजा इतना है तो परिमाप क्या होगा इन तीनों का योग, तो 8 3 11 5 16 6 हासिल 1, 3 2 5 3 8 86, यानी अनुपात 86 इसका परिमाप होगा, जबकि दिया कितना है 500, यहाँ पे दिया है 516। 86 सके 516, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 6, अनुपात 1 का मान 6, तो 28 का मान कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, 8 हासिल 4, और 6 दूना 12 और 4 16 168। 23 छक्के अनुपात 1 का मान 6 है तो 23 का मान 23 छक्के 20 छक्के 120 6 3 18 138, और इसका मान क्या हो जाएगा
6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 4 18 और 3 21, 210। तीनों भुजा हमारा निकल गया। अब तीनों भुजा निकल गया तो आप बताइए कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट अंडर एस। तो एस क्या होगा, परिमाप का आधा, 516 का आधा पहले ही निकाल चुके हैं 258, तो 258 हो गया एस का मान, इंटू एस माइनस ए। तो 258 में से 168 घटाइए, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 90 हो गया। इसमें से दूसरा भुजा घटाइए, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी करिए। तो 258 में से 210 घटाइएगा तब तो सीधे 48 आएगा, 48 आ गया। अब आप क्या करिए, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो वर्गमूल होगा वही हमारा आंसर होगा। वर्गमूल देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको हम तोड़ लेते हैं, देखिए यह 30 के रूप में टूटेगा ना, तो आप लिख सकते हैं 30 गुने 4 30 गुने 3 90, और इसको लिख सकते हैं 30 गुने 4 120, लिख सकते हैं ना, और इसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 3 48। हो जाएगा, आप बोलिएगा हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो देखिए यह 30 है, यह 30 है, तो 1 30 हमारा रूट के बाहर निकल गया, इनटू आगे देखिए हमारे पास एक यह 3 है, एक यह 3 है, तो 1 3 हमारा यहाँ पे बाहर निकल गया। आगे देखिए हमारे पास 4 गुने 16 है 64, 64 का वर्गमूल 8, तो यह 8 बाहर हो गया। बाकी रूट के भीतर में क्या बच गया आपका 258, इसका वर्गमूल नहीं निकला। देखिए 8 तरीक 24 तरीक दिया 72, 720 रूट 258, यही हमारा आंसर हो गया। बेसिक से जाना चाहे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व करना चाहिए उसका भी तरीका हमने आपको बता दिया। अगला, किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही आता है। देखिए 20% को 78 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आ जाता है, यानी संख्या में वृद्धि कितने का हो रहा है परसेंटेज में। किसी संख्या के 20% में जब उसका 80% जोड़िएगा तब वह संख्या मिलेगा। तो परसेंटेज में 80% वृद्धि करने पर वह संख्या मिलता है, जबकि देखिए यहाँ पे 78 जोड़ने पर ही वह संख्या मिल जाता है। तो उस संख्या का 80% का मान क्या होगा 78। हमें यही बताना था कि उसके 80% का मान क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 78। किसी संख्या के 20% को, उस संख्या का केवल 20% लिए, उसमें जब 78 जोड़ा गया तो परिणाम वही आ गया। इसका मतलब कि संख्या बढ़ा कितना 80%, 78 जोड़ने से संख्या 80% बढ़ गया, वही संख्या आ रहा है। तो परसेंटेज में 80% बढ़ा जबकि वास्तव में 78, तो संख्या का 80% कितना होगा 78, 80% ही पूछ लिया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। देखिए 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है, रुपया ऊपर रखिएगा वस्तु नीचे रखिएगा, खरीदा है तो यह क्रैमुल हो जाएगा, क्रैमुल विक्रैमुल निकाल लेंगे तभी आपका क्या निकलेगा लाभ हानि। और 3 रुपए में 5 नींबू बेच दिया, और 3 रुपए में क्या किया 5 नींबू बेच दिया। देखिए इतना, 1 में 2 खरीदा, 3 में 5 बेच दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। रेशियो में अगर भिन्न रहता है तो वह बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, 2 तिया 6। क्रैमुल हमारा कितना है 5, विक्रैमुल हमारा कितना है 6, तो लाभ कितना का होगा 1 का। यह 1 का लाभ कितना पे हो रहा है 5 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 100/5, 100/5 यानी कि 20%। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलिए, 2 चचेरे भाइयों के वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात। 2 चचेरे भाइयों के वर्तमान आयु में देखिए प्रेजेंट एज में क्या रेशियो है, प्रेजेंट एज में 3:2 कितना का है 2 का रेशियो, ठीक है। फिर क्या बोला आपसे, बोला है 6 साल के बाद, कितने साल के बाद 6 साल के बाद। देखिए 6 साल के बाद यहाँ प्लस कर दिए, 6 साल के बाद क्या हो रहा है 6 साल बाद इनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप, यहाँ पे वर्तमान आयु पहला का 3 है, 6 साल बाद 5 हो गया, 2 की वृद्धि, दूसरा का 2 है 4 हो गया, 2 की वृद्धि, यानी अनुपात में सिर्फ अनुपात 2 का वृद्धि हो रहा है, जबकि वास्तव में कितना का वृद्धि हो रहा है 4 वर्ष का। तो अनुपात 1 जो है वह 4, अनुपात 2 4 वर्ष के बराबर, यानी 1 2 वर्ष के बराबर होगा। अब बोला क्या इस क्वेश्चन में, बोला है कि 4 साल पहले उनकी आयु का योग। अब बताइए वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, 3 और 2 5, अनुपात 5, और अनुपात 1 का मान कितना के बराबर 2 वर्ष के बराबर, तो 5 का मान 5 गुने 2 वर्ष के बराबर, यानी 10 वर्ष होगा। तो 10 वर्ष इनका वर्तमान आयु होगा। बोला है कि 4 साल पहले, कितना साल पहले 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, है ना, 5 दूना 10, 4 साल पहले। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया,
6 साल है ना, यहाँ क्या बोला था 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 होगा। बोला है अनुपात में 2 की वृद्धि, जब वास्तव में 6 की वृद्धि। 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 3, अनुपात 1 का मान 3। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग 5, तो 5 दिया 15। अब यह 15 वर्ष आयु जो है वर्तमान आयु है, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले का आयु निकालना है, दोनों का वर्तमान आयु इतना 4 साल पहले, तो हम 8 माइनस करेंगे, 4 4 दोनों के लिए। तो 15 में से 8 माइनस करिए, क्या हो जाएगा 7। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। यह डाटा हम गलत ले लिए थे। दो चचेरे भाइयों की आयु में 3:2 का अनुपात 6 साल बाद, यह रेशियो इतना है। इस रेशियो को हम बैलेंस करते हैं, इसके अंतर से अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, लेकिन जरूरत नहीं है। 3 2 में 1 का अंतर, 5 4 में 1 का अंतर, अंतर सेम है, छोड़ दीजिए। अब देखिए यह वर्तमान आयु है या 6 साल बाद का आयु है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है 2, जबकि वर्तमान और 6 साल बाद की आयु जो होना चाहिए वो 6 का अंतर में होना चाहिए। तो 2 अनुपात 2 6 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों की आयु का योग 3 2 5, तो अनुपात 1 का मान 3, तो 5 का मान 5 दिया 15, दोनों की आयु का योग हो गया 15 वर्ष। वर्तमान आयु का योग बोला है 4 साल बाद, तो दोनों की आयु में से 4 4 माइनस करेंगे, 2 व्यक्ति है तो 8 माइनस होगा। अगला सवाल देखिए, 5 अंकों वाली एक संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान। देखो यह नंबर जो है यह 90 से 7 6 1, इसके अलावा एक्स वाई है। यह 90 से कब विभाज्य होगा? यह 90 से तभी विभाज्य होगा जब y का मान आपका 0 होगा। y का मान 0 होगा तभी 0 से 0 कट जाएगा। अब y का मान 0, तो 0 से 0 कट गया। अब जो बचा हुआ नंबर है उसको कितना से हमें काटना पड़ेगा? 9 से। तो बचे हुए नंबर का योग देखिए, 7 6 13 और 1 14। 14 में क्या जोड़ेंगे कि नंबर 9 से कटने वाला आ जाए? आप बोलिएगा 4, 14 4 18 होता है। तो x का मान हमारा आ गया यहाँ पे 4, ठीक है, और y का मान 0, तो x प्लस y का मान ही हमें निकालना था। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 0। आंसर इस क्वेश्चन का कितना? 4, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाली 12th, चलिए यहां देखिए, उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके समकोण बनाने वाली भुजा। देखिए समकोण बनाने वाली भुजा कौन होता है? समकोण बनाने वाला भुजा यानी 90 डिग्री बनाने वाला भुजा कौन है? 90 डिग्री बनाने वाला भुजा होता है लंब और आधार। तो इस क्वेश्चन में दिया है समकोण बनाने वाली भुजा 18 और 24 है। ठीक है, यह 18 है, यह 24 है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि तीसरा भुजा जो होगा वह क्या होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 30 हो जाएगा। बोला है उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार होता है, और समकोण वाली भुजा कर्ण होता है। समकोण बनाता कौन है? लंब आधार, और समकोण होता कौन है? कर्ण। तो समकोण वाली भुजा बोले तो समझ जाइए कर्ण की बात कर रहा है, और बनाने वाला बोला जाए यानी लंब और आधार का बात कर रहा है। अब बोलिएगा तीसरा भुजा 30 कैसे निकाल दिए? तो लंब आधार पता है तो कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 18 24 देख के लग रहा है कि अगला 30 होगा, क्योंकि देखिए 3 4 5 का अनुपात होता है ना। अगर 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, अगर त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है तो वह समकोण होगा। तो आप देखिए तो यह 18 जो है 3 का कितना गुना है? 6 गुना। 24 4 का कितना गुना है? 6 गुना। इसका मतलब यह जो वैल्यू होगा वह 5 का 6 गुना यानी 30 होगा। तो तीनों भुजा पता लग गया। परिमाप सभी को जोड़ लीजिए, 30 प्लस 24 54, 54 प्लस 18 72। आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तीनों को जोड़िए, आधार लंब कर्ण कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 2 महिलाएं इसी काम को 15 दिन में। 6 पुरुष के लिए कितना दिन का काम है? आप बोलोगे सर 6 पुरुष किसी काम को कर सकता है 5 दिन में, तो 6 गुना 5 हो गया टोटल वर्क। और 2 महिलाएं इसी काम को कर सकती हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 2 महिलाओं के लिए आपका 15 दिन का काम हो। ठीक है, दोनों टोटल वर्क है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 पंचे 30, 15 दूना 30 कट गया, मैन बराबर ओमैन निकला। इसका मतलब है कि दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। बराबर निकल गया यानी कि मैन और ओमैन का इफिशियंसी क्या होगा? बराबर। एम के सामने क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, मतलब 1। डब्ल्यू के सामने क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, मतलब 1। टोटल वर्क हमारा तो यही होगा, 6 मैन के लिए 5 दिन का काम, यही तो हमारा टोटल वर्क है।
अब इस काम को हमें लेना है, बोला है 3 महिला और 3 पुरुष। तो 3 महिला और 3 पुरुष, 3 महिला और 3 पुरुष इस काम को कितने समय में करेगा, यही बताना है। एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है तो 6 पुरुष का 6 ही रह जाएगा, तो 6 गुना 5 ऊपर में हो गया। नीचे में देख लीजिए, एक महिला का एफिशिएंसी 1 है तो 3 महिला का 3 ही रह जाएगा, और एक पुरुष का 1 है तो 3 पुरुष का 3 ही रह जाएगा, तो 3 और 3 6 नीचे में आएगा, 6 से 6 कट गया। क्या आंसर हो गया? 5 दिन आपके क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि विकल्प डी हो गया। एक दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। बोला है 6 पुरुष को 5 दिन समय लगता है, तो हम मैन का इफिशियंसी यहाँ से लिखेंगे कि 6 पुरुष को समय लगता है 5 दिन, यानी 6 गुने 5, और 2 महिला को 15 दिन, तो महिला का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 2 महिला को 15 दिन, यानी कि 2 गुने 15। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम तो 30 है, यह भी 30 है, तो एलसीएम 30 ही हो जाएगा। 30 में 30 से भाग करेंगे, एक पुरुष का इफिशियंसी निकलेगा। 30 में देखिए 15 दूना 30 से भाग करेंगे, एक महिला का इफिशियंसी निकलेगा। टोटल वर्क हमारा क्या है? 30 यूनिट है। अब लेना है 3 पुरुष और 3 महिला से, तो एक पुरुष का इफिशियंसी 1 है तो 3 पुरुष का इफिशियंसी 3 होगा। एक महिला का इफिशियंसी 1 है तो 3 महिला का इफिशियंसी 3 होगा, तो 3 और 3 6, इससे भाग कर लीजिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यह भी एक अप्रोच है, तरीका। इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी वह तरीका आप अपना लीजिए। एक बैंक में 3500 की जमा राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जो 17% साधारण ब्याज के दर से भुगतान करता है? तो हम 3500 का 17% निकालेंगे, यानी 35 गुने 17, 595 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 3500 का 17%, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 35 गुने 17 595। अगला देखिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और एस का समद्विभाजक, देखिए पी क्यू आर एस हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिएगा, क्या हमारा चतुर्भुज यहाँ पे है कोई, इस तरीके से हम बना लिए पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, इसको हम पी मान लिए, इसको क्यू मान लेते हैं। यहाँ से चलते हैं हम पी क्यू आर एस, जहाँ से भी चलिएगा लगातार चलिएगा। अब बोला है इसमें कि आर और एस का समद्विभाजक, आर और एस कौन है? देखिए यह आर है और यह एस है, इसका समद्विभाजक यानी कोण को बराबर भुजा में बांटने वाली, ठीक है, इस कोण को बराबर भुजा में और इस कोण को बराबर भुजा में बांटने वाला जो है वो आपका रेखा यहाँ पे जो है टी है, वह टी पर मिलता है। कहाँ मिलता है? टी पे मिलता है। इसका समद्विभाजक, इसका और आर का समद्विभाजक यानी इस कोण को बराबर 2 भाग में बांटने वाला और इस कोण को 2 बराबर भाग में बांटने वाला कहाँ मिल रहा है? टी पे मिल रहा है। बोला एंगल एस टी आर, देखिए एस टी आर यह वाला जो एंगल है वह आपका कितना है? 13.5। कितना? 13.5। अब देखिए चतुर्भुज के अंदर एक थ्योरी होता है। थ्योरी क्या होता है कि इस दोनों, कोई दो लीजिए, अगर इस दोनों का यहाँ पे हम लोग समद्विभाजक लेते हैं तो समद्विभाजक अगर मान लीजिए यहाँ पे मिला, इसका जो भी माप होगा उसका 2 गुना इसके सामने के दोनों कोण का योग होगा, यानी P प्लस क्यू, एंगल P प्लस एंगल Q, यही 2 बचा हुआ है ना, इसका योग हो जाए 13.5 का डबल कितना? 27। समझ पा रहे? ये आपका थ्योरी होता है। इन दोनों का समद्विभाजक कोण कितना है? 13.5 डिग्री, तो इन दोनों कोण का योग क्या हो जाएगा? 27 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है कि P और Q 4:5 के अनुपात में, एंगल P और एंगल Q जो है कोण का माप क्या है? 4:5 के अनुपात में। आप बताइए कि इनका योग क्या है? 27 डिग्री। अनुपात में इसका योग कितना है? 9 डिग्री। तो 27:9 का मान पूछा है। क्यू और पी का अंतर, क्यू और पी में अंतर कितना का? 1 का, यानी अनुपात 1 का मान, तो 1 से क्या कर लेंगे? गुना। 9 या 27, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, विकल्प सी। पी और क्यू का योग कितना है? 27, अनुपात में कितना है? 4:5, यानी 27:9 का मान दिया है। अंतर पूछा है, अंतर कितना का? 1 का, अनुपात 1 का मान निकालना है। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ, फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया। 2 वर्षों में यानी पहला वर्ष भी 30% बढ़ा, दूसरा वर्ष भी 30% बढ़ गया। बोला है वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। पहले 30% कम हो गया, यानी 100 से कितना हो गया? हम मान लेते हैं कि 100 से 70, पहले 100 था अब 70 हो गया। अब बोला 30% बढ़ गया, तो 30% बढ़ गया मतलब कि कितना? 130% हो जाएगा, यानी 130/100 मतलब 13/10 हो गया। और फिर से आपका इसका 13/10 हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 13 गुने 13 169, और 169 में 7 से गुना कर लीजिए, तो 9 सते 63, 3 हासिल 6, 16 सते 112 और 6 118, इतना हो जाएगा।
10 से भाग करना है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी यह वैल्यू 118.3 हो गया। पहले अगर हम 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, और फिर 13 बढ़ाएंगे तो संख्या अंततः क्या हो जाएगा, 118.3। 118.3 मतलब कितना ज्यादा हो गया, 18.3, यानी 18.3 का क्या हो जाएगा, वृद्धि। यह वैल्यू 100 से कितना ज्यादा निकला। हम मान लिए थे कि संख्या जो है यहाँ पे व्यक्ति का वेतन पहले 100 था, तो पहले 30% का कमी हुआ तो 70, और फिर जब 30 बढ़ा दिए तो अब हो गया 118.3। तो 100 का वस्तु था, कीमत 118.3 हो गया, 100 वेतन था, अब वेतन 118.3 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 18.3। आंसर विकल्प ए चुन लिए, खत्म। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक 32 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक जो है हमेशा लघुत्तम को काटता है, तो 32 से कटने वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह 32 से नहीं कटेगा, यह 32 से नहीं कटेगा, विषम है, यह दोनों आंसर नहीं होगा। 32 से यह भी नहीं कटेगा तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर कौन होगा, केवल विकल्प ए होगा। दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में है, किस अनुपात में है, 7:8 के अनुपात में है। इसका जो एलसीएम होगा वह 7 से भी कटने वाला होगा, 8 से भी कटने वाला होगा, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम हो, दो संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। ठीक है, पहला संख्या 7 का मल्टीपल, दूसरा संख्या 8 का मल्टीपल, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह पक्का 7 से भी कटने वाला होगा, 8 से भी कटने वाला होगा। और एचसीएफ 32 दिया है तो 32 से कटने वाला, यानी हम 32 से कटने वाला ढूंढ सकते हैं, 7 से, 8 से, जिससे भी कटने वाला मिल जाए वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका है कि 7:8 और इसका एचसीएफ क्या है, 32, इन सबको गुना कर दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर दो संख्याओं में अनुपात दे और उसका एचसीएफ दे, संख्या निकालने का तरीका है सबको गुना कर लीजिए, यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका जो है यह जो सेट है जो 1/12/2025 को आपका हुआ था, यानी लगभग 2026 का यह पेपर है, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास के जस्ट बगल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ से आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। हम रीजनिंग का भी पीवाईक्यू लेकर के आएंगे और मैथ्स का पीवाईक्यू इसी तरह से चलता रहेगा, और बाकी आज टाइम एंड डिस्टेंस को भी हमें कंप्लीट करानी है। तो अभी के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।